तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको याद होगा जब हमने प्रीलिमिनरी कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे और उसमें मैंने आपको थोड़े मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स दिए थे, तो वहाँ पे मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको दिया था आउटपुट गैप्स का, याद है? तो उस आउटपुट गैप्स का थोड़ा सा मैं पहले इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। आउटपुट गैप्स में हमने क्या सीखा था कि जो पोटेंशियल आउटपुट होता है और जो एक्चुअल आउटपुट होता है उनमें हमेशा ना फर्क होता है मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स। और वो फर्क ये होता है कि अक्सर ऐसा होता है कि एक्चुअल आउटपुट इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल आउटपुट, और अक्सर ऐसा होता है कि पोटेंशियल आउटपुट इज ग्रेटर देन द एक्चुअल आउटपुट। तो ये बेसिकली गैप्स आ जाते हैं इकोनॉमी में, और ये गैप्स की वजह से ना फिर प्राइस के ऊपर अफेक्ट आता है। प्राइस के ऊपर कैसे अफेक्ट आता है? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक कंट्री है जहाँ पर पोटेंशियल आउटपुट बहुत आगे और एक्चुअल आउटपुट बहुत पीछे है। मतलब आप खुद एक चीज सोचो कि इकोनॉमी को ग्रो करना चाहिए 15% से, पर इकोनॉमी ग्रो कर रही है 5% से। इसका मतलब कि हमारा जो ग्रोथ का लेवल है वो सही नहीं है। हमें चाहिए कि हम थोड़ा तेजी से ग्रो करें अकॉर्डिंग टू आवर पोटेंशियल, पर हम बहुत स्लो ग्रो कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक कंट्री अपने रिसोर्सेज को सही से यूटिलाइज नहीं कर रही। इसका मतलब यही है ना कि अगर एक कंट्री का एक्चुअल आउटपुट बहुत कम है और पोटेंशियल आउटपुट बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब रिसोर्सेज आप सही से यूटिलाइज नहीं कर रहे। आपकी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है। सही है। अब इसी चीज को ना मैं एक पीपीसी के थ्रू बताता हूँ। तो सही है, तो बेसिकली जो चीज हम अभी कवर कर रहे हैं, बेसिकली जो चीज हम अभी कवर कर रहे हैं उसको बोला जाता है आउटपुट गैप्स। ठीक है। और जब हम आउटपुट गैप्स की बात करते हैं तो आउटपुट गैप्स जो है ना वो दो तरीके के होते हैं। मैं पहला वाला आउटपुट गैप अभी आपको सिखा रहा हूँ। और जो पहला आउटपुट गैप होता है ना उसको बोला जाता है डीफ्लेशनरी गैप। सही है। और जब हम डीफ्लेशनरी गैप की बात करते हैं तो डीफ्लेशनरी गैप को दूसरे लफ्जों में रिसेशनरी गैप भी बोला जाता है। सही है। डिफ्लेशनरी गैप या रिसेशनरी गैप। अच्छा, ये गैप्स में एएस लेवल में भी आप कहीं ना कहीं पढ़ते हो। जब आप डिमांड और इन्फ्लेशन पढ़ रहे होते हो तो उस टाइम पे भी आप ये चीज पढ़ते हो। मैं थोड़ी बहुत वो चीज रिवाइज भी कराऊंगा। लेट से मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जो है ना वो एक एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बना हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर जो है वो मैंने लिख दिया गुड वाई, और यहाँ पर मैंने लिख दिया गुड एक्स। और मैंने जो है ना वो एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यहाँ पर बना दिया। यहाँ पर मैंने लिख दिया पॉइंट ए एंड यहाँ पर मैंने लिख दिया पॉइंट बी। अब आपको एक चीज याद होनी चाहिए कि ऑल द पॉइंट्स ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आर एफिशिएंट कॉम्बिनेशंस, फुल एम्प्लॉयमेंट वाले पॉइंट होते हैं। मतलब पीपीसी के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? पोटेंशियल आउटपुट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वाई एफ। वाई एफ का मतलब क्या है कि ये मेरा पोटेंशियल आउटपुट है, पोटेंशियल जीडीपी है। और अगर लेट से एक कंट्री पीपीसी के ऊपर ऑपरेट कर रही है तो पीपीसी के ऊपर ऑपरेट करने का मतलब क्या है कि उस कंट्री में जो है वो करंटली क्या चल रही है? फुल एम्प्लॉयमेंट चल रही है। सही है। पर रियलिटी में कंट्री जो है वो किधर है? इनसाइड द पीपीसी है। और इनसाइड द पीपीसी ऑपरेट करने का मतलब क्या है कि ये वाई ए जो है ना वो आपका एक्चुअल आउटपुट है। वाई ए क्या है? वाई ए आपका एक्चुअल आउटपुट है। इसका मतलब ये हुआ कि एक इकोनॉमी में गैप आया हुआ है। एक इकोनॉमी में क्या आया हुआ है? गैप। और ये जो पोटेंशियल और एक्चुअल के बीच का गैप है ना इसको बोलते हैं आउटपुट गैप। इसको बोलते हैं आउटपुट गैप। सही है। तो अभी हमने जो यहाँ पर सिनेरियो क्रिएट किया है वो कौन सा सिनेरियो है? इस सिनेरियो को बोला जाता है कि पोटेंशियल आउटपुट इज ग्रेटर देन द एक्चुअल आउटपुट, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि कंट्री के रिसोर्सेज सही से यूटिलाइज नहीं हो रहे, और कंट्री में जो है वो करंटली क्या चल रही है? अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब मैं अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को सही से इस्तेमाल नहीं कर रहा। सही है। इसका मतलब मैं अपनी कंट्री के एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को सही से इस्तेमाल नहीं कर रहा। और नॉर्मली गवर्नमेंट्स क्या करती हैं इसको ठीक करने के लिए? जैसे अगर फॉर एग्जांपल करेंटली पाकिस्तान इज एट वाई ए। सही है। करेंटली पाकिस्तान इज एट वाई ए। पाकिस्तान जो है ना वो एक्चुअल आउटपुट पे ऑपरेट कर रहा है और पीपीसी के अंदर है। तो आप बोलोगे पाकिस्तान इज करेंटली इनसाइड द पीपीसी। और इनसाइड द पीपीसी हमें पता है कि करेंटली पाकिस्तान में जो है ना वो बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। इसका मतलब मैं अपने रिसोर्सेज को सही से यूटिलाइज नहीं कर रहा। तो इस टाइम पे गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट जो है ना वो यहाँ पर पॉलिसीज लगाती है, आइदर फिस्कल और मॉनेटरी। और वो बेसिकली क्या करती है? एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने की करती है। सही है। और एग्रीगेट डिमांड को आप कैसे बढ़ा सकते हो? आप इनकम टैक्स कम कर दो, आप इंटरेस्ट रेट कम कर दो, आप कॉर्पोरेशन टैक्स कम कर दो। इन सारी चीजों से कंट्री की एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। और जैसे ही एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो पहले के मुकाबले में प्रोडक्शन बढ़ना स्टार्ट होगी। सही है। पहले के मुकाबले में क्या होगी? प्रोडक्शन बढ़ना स्टार्ट होगी। प्रोडक्शन बढ़ना स्टार्ट होगी तो डिमांड फॉर लेबर बढ़ना स्टार्ट होगा। और डिमांड फॉर लेबर बढ़ना स्टार्ट होगा तो पहले के मुकाबले में जो कंट्री की अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या होगी? कम होना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट कम होना शुरू हो जाएगी तो आपका जो एक्चुअल है, आपका जो एक्चुअल है इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पोटेंशियल। इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पोटेंशियल। और लेट से मैं कहता हूँ ये यहाँ पर आ गया। अब आप एक चीज नोटिस करो कि मैं वाई ए से वाई ए वन पे आ गया, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि कंट्री की अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गई है? कम हो गई है। क्लियर है ये चीज?
कोई मसला? तो इनिशियली जब आपकी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी ना, इनिशियली इनिशियली जब आपकी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी तो ये आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है तो लोगों की इनकम्स बढ़ती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है तो इकोनॉमी का आउटपुट बढ़ता है। एक अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है तो इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। बेसिकली जो है ना वो क्या हो रहा होता है, एक मल्टीप्लायर इफेक्ट आ रहा होता है, इनिशियली मल्टीप्लायर इफेक्ट आ रहा होता है, और ये चीज बहुत अच्छी लगती है। पर एक टाइम ऐसा भी तो आएगा ना कि आपकी एग्रीगेट डिमांड इतनी बढ़ गई है कि आप किधर पहुंच गए, फुल एम्प्लॉयमेंट पे। मतलब एक टाइम ऐसा भी तो आएगा ना कि मैं पीपीसी के ऊपर पहुंच जाऊंगा, और मैं जैसे ही पीपीसी के ऊपर पहुंच जाऊंगा ये वो पॉइंट होगा जहां पर मेरी कंट्री में एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से मैं आउटपुट नहीं बढ़ा पाऊंगा। क्योंकि आप एग्रीगेट डिमांड जब बढ़ाते हो तो आउटपुट एक लिमिट तक बढ़ेगा जब तक आपके पास लेबर अवेलेबल है, क्योंकि इनिशियली जब आप एग्रीगेट डिमांड बढ़ाते हो तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से कम होती है, लोगों की इनकम्स बढ़ रही होती हैं, इकोनॉमी में आउटपुट क्रिएट हो रहा होता है, प्राइस लेवल भी इतना नहीं बढ़ रहा होता, महंगाई भी इतनी नहीं आ रही होती और अच्छा लग रहा होता है। पर जब आप पोटेंशियल के बहुत करीब पहुंच जाते हैं और अब एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो अब आउटपुट बढ़ाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लेबर कम होना शुरू हो जाएगा, लेबर खत्म होना शुरू हो जाएगा। और जब लेबर कम होना शुरू होता है तो लेबर महंगा भी होना शुरू हो जाता है, वेजेस भी बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर आउटपुट इतनी आसानी से नहीं बढ़ेगा, पर इनकम्स अभी भी बढ़ रही है। सही है। पर एक टाइम ऐसा आएगा कि आई अब आप बिल्कुल पोटेंशियल पे पहुंच गए, अब आप पोटेंशियल पे पहुंच गए, आप फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंच गए। जब आप फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंचोगे तो एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से क्या होगा, आउटपुट बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। और सिर्फ क्या बढ़ेंगी, प्राइसेस बढ़ेंगी। और ये वो टाइम पीरियड होता है जब इकोनॉमी में कौन सी इन्फ्लेशन आ जाती है, हाइपर इन्फ्लेशन आ जाती है। ये वो टाइम होता है जब इकोनॉमी में कौन सी इन्फ्लेशन आ जाती है, हाइपर इन्फ्लेशन। के आउटपुट बढ़ा ही नहीं पा रहे, सिर्फ प्राइस लेवल बढ़ रहा है क्योंकि लेबर ही अवेलेबल नहीं है, खत्म हो गया। फिर ये चीज तो मसला। तो बेसिकली ये जो मैंने आपको बताया है ये मुझे बताने की जरूरत तो नहीं थी, पर मैं आपको जनरली ये कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि जब हम इनसाइड द पीपीसी ऑपरेट करते हैं ना तो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, और इस अनएम्प्लॉयमेंट को जब कम करते हैं तो एक्चुअल पोटेंशियल की तरफ जाना शुरू होता है, और जब वो पोटेंशियल पे पहुंच जाता है तो हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंच जाते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि द गैप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एक्चुअल एंड पोटेंशियल आउटपुट, द गैप बिटवीन वाई एफ एंड वाई ए, एंड वाई एफ इज ग्रेटर देन वाई ए, इसको कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप। ये इस गैप को कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप। समझ आया? आपको अगर मैं एक और चीज याद कराऊं, मैंने आपको एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया था, और वो छोटा सा कॉन्सेप्ट ये था कि मैंने आपको एक्चुअल का और पोटेंशियल का फर्क सिखाया था यूजिंग अ पीपीसी। और मैंने आपको बताया था कि एक कंट्री का जो एक्चुअल होता है ना उसमें सिक्लिकल चेंजेस आते हैं। सही है। सिक्लिकल चेंजेस कैसे आते हैं, कि अगर लेट से मैं कहता हूँ कि एक कंट्री का पीपीसी ये बना हुआ है, तो कभी कभार एक्चुअल यहाँ होगा, 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 तो ऊपर नीचे हो रहा होता है। याद है, इकोनॉमिक साइकिल जैसा सीन होता है यहाँ पे। पर जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो एक कंट्री का पोटेंशियल जो नॉर्मली होता है ना वो एक अपवर्ड ट्रेंड में ही होता है। सही है। एक कंट्री का जो पोटेंशियल होता है ना वो हमेशा अपवर्ड ट्रेंड में ही होता है, मतलब बढ़ ही रहा होता है। जैसे अगर मैं इसको पीपीसी के थ्रू दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा होगा, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही जाता है। तो पोटेंशियल आउटपुट में सिक्लिकल चेंजेस नहीं आते, वो ऊपर नीचे नहीं होता, वो एक अपवर्ड ट्रेंड की तरफ ही हो रहा होता है। सही है, मुल्क आगे ही बढ़ रहा होता है नॉर्मली। क्लियर है ये चीज? और फिर मैंने आपको इसको इकोनॉमिक साइकिल वाले ग्राफ के थ्रू सिखाया था, अगर आपको याद हो। ये प्रीलिमिनरी कॉन्सेप्ट है, मैं इसलिए ही दिखाता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर फिर लंबी नहीं करनी पड़ती। यहाँ पर मैं लिखूंगा रियल जीडीपी, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ रियल नेशनल इनकम, कुछ भी लिख सकते हो। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ टाइम। सही है। तो ये हमारा एक्चुअल आउटपुट है। सही है, ये एक्चुअल आउटपुट होता है, याद है ये चीज? ये जो ब्लू कलर की लाइन मैंने आपके सामने बनाई हुई है ना, ये सिक्लिकल चेंजेस शो कर रहा है कि भाई एक कंट्री का जो एक्चुअल होता है ना वो कुछ इस तरीके से चेंज हो रहा होता है। क्लियर? और जो पोटेंशियल आउटपुट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, एक अपवर्ड ट्रेंड पे होता है। सही है। और जो ये वाला गैप है, इस गैप को बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप, वेयर वाई एफ पोटेंशियल आउटपुट इज ग्रेटर देन द एक्चुअल आउटपुट। ये आउटपुट गैप है। समझ आया? क्लियर है?
तो पीपीसी के थ्रू भी मैंने दिखा दिया और ये वाले इकोनॉमिक साइकिल के थ्रू भी दिखा दिया। सही है, ये एक तरह से रिवीजन हुआ है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये चीज। तो मतलब प्रीलिमिनरी कॉन्सेप्ट में मैंने बहुत डिटेल में बताया था। क्लियर है? बता दो फिर आगे बढ़ो। हाँ मतलब सारे ना एक ही डायग्राम में बहुत गैप्स हो सकते हैं। जैसे अगर मैं यूं इसको बना दूं, ऐसे बना दूं और मैं एक लाइन खींचूं, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। समझ आया? सही है, कह रहे चीज। अच्छा, अब इसको दूसरे ग्राफ के थ्रू देखते हैं। सुनना, मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ क्योंकि पॉलिसीज का जब क्वेश्चन आता है ना, उस पॉलिसीज के क्वेश्चन में ये चीज आती है लाजमी। चलो, मेरे नहीं पेंसिल भी इशू कर रही है आईपैड की, देखो खुद ब खुद लाइन बन रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, रियल जीडीपी, 45 डिग्री लाइन। ये y इज इक्वल टू एक्स की लाइन है, इसको इनकम लाइन कहते हैं, याद है? सही है। और फिर आपने एक लाइन बनाई है, ये क्या है? ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की लाइन। सही है। और आपको याद होगा कि जब ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ये एक्चुअल आउटपुट है, ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम है। क्लियर है ये चीज? और लेट से मैं कहता हूं कि आपका पोटेंशियल आउटपुट ये है, ये आपका पोटेंशियल आउटपुट है। अब बराबर में ना एक पीपीसी भी बना रहा हूँ, ये एक्चुअल है, ये पोटेंशियल है। समझ आ गया? कोई इशू? अब मुझे एक चीज बताओ, मैं आपको ये कह रहा हूं कि वाई एफ इज ग्रेटर देन वाई ए। सही है, ये पोटेंशियल आउटपुट है, ये एक्चुअल आउटपुट है। और इन दोनों का जो गैप है ना, ये $5 मिलियन का गैप है। $5 मिलियन का डिफ्लेशनरी गैप है। क्या है? $5 मिलियन का डिफ्लेशनरी गैप है। क्लियर है ये चीज? सही है। इन दोनों का जो गैप है वो $5 मिलियन का है। सही है। अब मुझे इस $5 मिलियन के डिफ्लेशनरी गैप को खत्म करना है। मुझे इस $5 मिलियन के डिफ्लेशनरी गैप को खत्म करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे जाहिर सी बात है इकोनॉमी में इंजेक्शन करने पड़ेंगे। मुझे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मुझे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या करना पड़ेगा? मुझे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा। मैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को बढ़ाऊंगा तो मेरा गैप खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास एक पॉइंट यहाँ पर ए आ रहा है, ये लाइन तंग कर रही है, एक पॉइंट ए आ रहा है और एक पॉइंट बी आ रहा है। सही है, ये एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। सही है। अब सिनेरियो मेरे पास ये क्रिएट हुआ हुआ है कि मुझे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ा के इस 5 मिलियन के गैप को खत्म करना है। सही है। देखो यही बात है, देखो वासन ने पहले ही बता दिया जो मैं बताने वाला हूँ। मसला क्या आता है? मसला यही आता है, मैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को बढ़ाऊंगा। अब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कितना बढ़ना चाहिए, इंजेक्शन कितना होना चाहिए, ये किस पे डिपेंड करता है? ये मल्टीप्लायर पे अफेक्ट करता है। ये मल्टीप्लायर पे डिपेंड करता है। अगर मैं तुम्हें ये कहता हूं कि मेरी इकोनॉमी का जो एमपीसी है वो 0.8 है, तो 0.8 के एमपीसी पे मल्टीप्लायर कितना आता है? 1/1 - c। तो ये क्या होगा? 1/1 - 0.8, 1/1 - 0.8, 1/0.25। मल्टीप्लायर कितना है? 5 है। तो कितना इंजेक्शन करूंगा? दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करो, चेंज इन रियल नेशनल इनकम इज इक्वल टू मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। सही है। तो चेंज इन रियल नेशनल इनकम कितना है? मुझे 5 मिलियन का चेंज इन रियल नेशनल इनकम चाहिए। मुझे 5 मिलियन का चेंज इन रियल नेशनल इनकम चाहिए, क्योंकि ये क्या है? ये रियल नेशनल इनकम है ना वाई, ये रियल नेशनल इनकम है। मुझे $5 मिलियन का रियल नेशनल इनकम का चेंज चाहिए, मल्टीप्लायर मेरा 5 है और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मुझे पता नहीं है। तो मेरे पास यहाँ पर चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कितना आएगा? इसको मैं एक्स नहीं कर रहा, मैं इसको चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ही लिख रहा हूँ। तो मेरे पास चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कितना आएगा? $1 मिलियन। इसका मतलब मैंने यहाँ पर करा क्या है? मैंने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को बढ़ाना है, तो यहाँ पर मैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकता हूँ, बाय एमएसी प्रिंसिपल वाला है ये। मैं यहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ा सकता हूँ, मैं यहाँ पर जो है वो एक्सपोर्ट को बढ़ा सकता हूँ। मतलब बेसिकली मुझे किसी तरीके से अपने ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर को बढ़ाना है। जब मैं ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर को बढ़ाऊंगा बाय $1 मिलियन,
तो मेरा जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है, मेरा जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो आ जाएगा पॉइंट ए के ऊपर। तो ये जो मेरा चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो कितना है, इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ। मेरा जो चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो कितना है, $1 मिलियन। क्लियर है? तो व्हाट इज द चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू फिनिश दिस गैप, $1 मिलियन। क्योंकि अगर तुम $1 मिलियन से अपने ऑटोनमस एक्सपेंडिचर को बढ़ा दोगे तो ए ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और इस पॉइंट ए के ऊपर आ जाएगा। और मैं जैसे ही इस पॉइंट के ए के ऊपर आ जाऊंगा तो मेरा नया मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम ये हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे वाई और ए वापस इक्वल हो गए। समझ आया? और ये मैं पोटेंशियल पे पहुंच गया, तो मेरा डिफ्लेशनरी गैप खत्म हो गया। इसका मतलब यहां पर मैं कौन सी पॉलिसीज लगा रहा हूं, यहां पर मैं कौन सी पॉलिसीज लगा रहा हूं, इन पॉलिसीज को बोला जाता है एक्सपेंशनरी और रिफ्लेशनरी। इकोनॉमी के अंदर हवा भर रहे हैं, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। समझ आया? क्लियर है ये चीज? अब मेरे को वापस एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, डिफ्लेशनरी गैप, अब सुनना जरा, डिफ्लेशनरी गैप वाई ए से लेके वाई एफ है या ए से लेके बी है, ये क्वेश्चन मांगे आपसे। डिफ्लेशनरी गैप ये है या ये है? ये तुक्का मार लो। डिफ्लेशनरी गैप ये है, वाई ए से लेके वाई एफ है, या डिफ्लेशनरी गैप ए से लेके बी है? डिफ्लेशनरी गैप ए से लेके बी है। यही गलती करते हैं बच्चे पेपर में। वाई ए से लेके वाई एफ डिफ्लेशनरी गैप नहीं है, डिफ्लेशनरी गैप ए से लेके बी है। अब मसला यहाँ पर क्या है, देखो जो ये कह रहे हैं ना कि वाई ए से लेके वाई एफ डिफ्लेशनरी गैप है वो आपको क्वेश्चन में भी ऐसे ही लिखेगा। वो क्वेश्चन में बताऊं क्या बोलेगा, ये क्वेश्चन में बोलेगा कि यार द डिफ्लेशनरी गैप ऑफ द इकोनॉमी इज $5 मिलियन। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल और पोटेंशियल का गैप $5 मिलियन का है, और आपको बोलेगा कि हाउ मच एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, हाउ मच इंजेक्शन इज रिक्वायर्ड टू फिनिश दिस गैप, और आपको पेपर में 0.8 का एमपीसी दे देगा। तो आपने मल्टीप्लायर इफेक्ट 5 निकाला, सही है, और जब आप 5 का मल्टीप्लायर इफेक्ट निकालोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि मैं 1 मिलियन जब इकोनॉमी में इंजेक्ट करूंगा तो ये 5 मिलियन का डिफ्लेशनरी गैप खत्म हो जाएगा। तो अगर इसको हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जब हम आंसर लिखेंगे तो आंसर में तो हम यही लिखेंगे कि वाई एफ से लेके वाई डिफ्लेशनरी गैप है। पर आपको ये पता होना चाहिए कि डिफ्लेशनरी गैप को खत्म करने के लिए जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड होता है ना, वो असल में गैप होता है। गैप असल में वो होता है, क्योंकि इस गैप को खत्म करने के लिए क्या आप $5 मिलियन इंजेक्ट कर रहे हो? इस गैप को खत्म करने के लिए अगर आप $5 मिलियन इंजेक्ट कर दोगे तो ये तो 25 मिलियन बन जाएंगे। आपको 1 मिलियन इंजेक्ट करना है। तो जो इंजेक्शन रिक्वायर्ड है ना टू फिनिश दिस गैप, दैट्स व्हाट डिफ्लेशनरी गैप इज। क्लियर है? ये हमेशा कंफ्यूज करता है बच्चों को। क्लियर है ये चीज? सही है। अच्छा, अब व्हाई दिस गैप अकर्स, सही है, क्यों ये गैप अकर करता है, व्हाई इज वाई एफ ग्रेटर देन वाई ए, व्हाई? सही है, ये तब आता है जब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज लेस देन आउटपुट एट पोटेंशियल। सही है। अब इसी को दूसरे मॉडल से देखो, इंजेक्शन विड्रॉल। सही है, इसी ग्रे कलर की लाइन को अपने नीचे लेके आ रहा हूँ, इसी को वाई ए कर दो, इसी रेड कलर की लाइन को नीचे लेके आ रहा हूँ, इसी को वाई एफ कर दो। सही है, फिर ये चीज, फिर एक विड्रॉल की लाइन लेके आओ। सही है, एक विड्रॉल की लाइन को लेके आएंगे कुछ ऐसे, और यहाँ पर एक इंजेक्शन क्रिएट कर दो, तो ये आपका आ गया विड्रॉल इज इक्वल टू इंजेक्शन। सही है, विड्रॉल इज इक्वल टू इंजेक्शन, ये आपका इनिशियल मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये आपका इनिशियल मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम है, विड्रॉल इज इक्वल टू इंजेक्शन।
और ये मेरा डिफ्लेशनरी गैप आ गया, ए से लेके बी। अब इसको खत्म करने के लिए क्या करूंगा, इसको खत्म करने के लिए इंजेक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो तुम इकोनॉमी में गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाओगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे, तुम जो है वो एक्सपोर्ट्स बढ़ाओगे, तो इससे क्या होगा, तुम्हारी इंजेक्शन की लाइन ऊपर आ जाएगी और ये गैप जो है ना वो खत्म हो जाएगा। तो चेंज इन इंजेक्शन, और चेंज इन इंजेक्शन कितना है, $1 मिलियन। क्लियर है, चेंज इन इंजेक्शन कितना है, $1 मिलियन। कोई मसला। और एक और जो आखिरी मॉडल यहाँ पर आपका आता है, यहाँ पर लिखा प्राइस लेवल, ये जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर लिखा रियल इनकम, और अगेन वही करा आपने, इसी लाइन को नीचे लेके आओ एक्चुअल वाली, इसी एक्चुअल वाली लाइन को नीचे लेके आ जाओ। यहाँ पर आपने लिखा YA, आपने AD और AS बना दिया। तो एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, एक्चुअल, सही है, ये आपका इक्विलिब्रियम आ गया। और फिर आप वही रेड वाली लाइन को नीचे लेके आओ, तो ये आपका आ गया पोटेंशियल। अब क्या करना है इस गैप को खत्म करने के लिए, इस गैप को खत्म करने के लिए AD को राइट पर शिफ्ट करना है, तो आपने AD को राइट पर शिफ्ट कर दिया। समझ आया। तो हम जब AS लेवल में पढ़ते थे हम क्या करते थे, हम AD को तो राइट पर शिफ्ट करते थे। क्लियर है। कोई सवाल। अब दूसरा जो आउटपुट गैप होता है वो कौन सा होता है, नहीं, पेपर में तो आप सिर्फ एक बनाओगे, या तो ये बनाओ, या तो ये बनाओ, या तो ये बनाओ, नॉर्मली ये वाली बनाते हैं, ये सबसे आसान है। तो ऊपर वाला ही तो मैं तीनों मॉडल्स अलग अलग बता रहा हूँ ना, अपन तो सिर्फ यही बनाएंगे ऊपर वाली। सही है। अच्छा, अब दूसरा जो गैप होता है ना आपका, वो होता है इन्फ्लेशनरी गैप। अच्छा, इन्फ्लेशनरी गैप जो है वो क्या होता है, इन्फ्लेशनरी गैप बेसिकली तब आता है जब आपका एक्चुअल इज ग्रेटर देन पोटेंशियल। अब देखो उल्टा सीन है, कोई भी बना सकते हैं, कोई भी। सही है, एक्चुअल इज ग्रेटर देन पोटेंशियल। तो यहाँ पर आपने लिखा गुड बाय, यहाँ पर आपने लिखा गुड एक्स, आपने एक PPC बनाया, पहले PPC के थ्रू बता रहा हूँ। सही है, आपने जो है वो क्या करा, आपने यहाँ पर पोटेंशियल शो करा, और ये मेरा एक्चुअल है। अब आप खुद एक चीज सोचो, ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल है कि एक्चुअल पोटेंशियल से आगे निकल गया, ये पॉसिबल है कि नहीं है। ये पॉसिबल कैसे है कि मेरी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है और फिर भी मेरा एक्चुअल आउटपुट आगे निकल गया। अब ये रेट होता है, रेट। लेट से मैं कहता हूँ कि पहले ना मैं आपको इसके थ्रू दिखा देता हूँ, जरा सुनो। पहले मैं इसके थ्रू दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा रियल GDP, यहाँ पर मैंने लिखा टाइम। अच्छा, रियल जीडीपी की जगह पे आप, रियल जीडीपी की जगह पे आप रियल नेशनल इनकम भी लिख सकते हो। सही है, आपने क्या करा, आपने सबसे पहले जो है ना वो एक्चुअल वाला दिखाया, तो ये आपका आ गया एक्चुअल आउटपुट। सही है, और आपने जो है वो क्या करा, आपने जो है ना वो पोटेंशियल की लाइन खींच दी। सही है, ये आपका पोटेंशियल आउटपुट है। सही है, अब लेट से मैं कहता हूँ कि मेरा पोटेंशियल आउटपुट जो है ना वो 15% से ग्रो कर रहा है। मेरा पोटेंशियल का आउटपुट जो है वो 15% से ग्रो कर रहा है, मेरा कंट्री का पोटेंशियल जो है वो 15% से ग्रो कर रहा है। सही है, और लेट से मैं कहता हूँ कि मेरा एक्चुअल आउटपुट जो है ना वो भी यहाँ पर है, और वो फॉर एग्जांपल 20% से ग्रो कर रहा है। तो इसमें क्लियरली नजर एक चीज आ रही है कि एक इकोनॉमी जो है ना वो बहुत ज्यादा
बहुत ज्यादा रैपिडली ग्रो कर रही है और अनसस्टेनेबल ग्रोथ है। ये जो पूरा गैप है ना, ये आउटपुट गैप है, ये इन्फ्लेशनरी गैप है, सही है। ये अनसस्टेनेबल होता है। अच्छा, ये अनसस्टेनेबल कैसे होता है, जरा सुनना। भाई ये तब होता है जब आप इकोनॉमी में, आपका इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है, आप वर्कर से ओवर टाइम काम करा रहे हो, आपके वर्कर की ऑफिशियल टाइमिंग 9 घंटे की है, आप उससे 15 घंटे काम करवा रहे हो। अब जाहिर है जब आप उससे 15 घंटे काम कराओगे, ओवर टाइम काम कराओगे, आप वर्कर के शिफ्ट बढ़ा दोगे, सुबह रात दोनों की शिफ्ट लगा रहे हो, उससे गधों की तरह काम करवाओगे, तो जाहिर है पैसे भी दोगे। अब आप उसको पैसे भी दे रहे हो। अब मुझे एक चीज यहाँ पर बताओ कि एक्चुअल पोटेंशियल से ज्यादा है, ओवर टाइम काम करवा रहे हो, वर्कर के शिफ्ट बढ़ रहे हैं, उसको पैसे भी दे रहे हो। क्या इकोनॉमी में इनकम्स बढ़ रही हैं? क्या इकोनॉमी में इनकम्स बढ़ रही हैं? बढ़ रही हैं। तो इकोनॉमी में इनकम्स तो बढ़ रही हैं, पर क्या इनकम के इक्विवेलेंट आउटपुट बढ़ रहा है? क्या इनकम के इक्विवेलेंट आउटपुट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? वर्कर जब शुरू के 9 घंटे काम करता है तो अच्छा करेगा, पर शुरू के 9 घंटे के बाद जो 6 घंटे होंगे, क्या वो उसके इक्विवेलेंट काम कर सकेगा जो शुरू के 9 घंटे करे उसने? क्या ओवर टाइम में उसकी एफिशिएंसी इतनी होगी जो नॉर्मल टाइम में होती है? नहीं होगी, उसकी प्रोडक्टिविटी गिरेगी, उसकी एफिशिएंसी गिरेगी। मतलब अगर वेजेस उसकी इतने से बढ़ रही है ना, तो इकोनॉमी का जो आउटपुट है वो इतने से बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों की इनकम ज्यादा से बढ़ रही है, पर इकोनॉमी में जो, आपकी इकोनॉमी में जो आउटपुट है वो फिलहाल अभी कम से बढ़ रहा है। अब आपको लगेगा यार ये तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर इनकम ज्यादा से बढ़ रही है फिलहाल आपकी, फॉर एग्जांपल आपकी इनकम अभी ज्यादा से बढ़ रही है, वेजेस आपकी ज्यादा से बढ़ रही है, पर इकोनॉमी में आउटपुट कम से बढ़ रहा है। अब जाहिर है वेजेस के बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। एग्रीगेट डिमांड जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी में शॉर्टेज होगी, और उस शॉर्टेज को मीट करने के लिए जो आउटपुट बढ़ रहा है वो बहुत कम से बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमी का जो प्राइस लेवल है वो ज्यादा से बढ़ेगा, और इकोनॉमी का जो आउटपुट है वो तो वैसे ही कम से बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमी में एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ जाएगा। मतलब आप इसको मशीन से देखो भाई, मशीन 10 घंटे काम करती है, मेंटेनेंस का टाइम चाहिए होता है, मेंटेनेंस पे सही से आप नहीं करवा रहे हो और एक 6 घंटे और काम करवा रहे हो मशीन से। तो मशीन जो शुरू के 10 घंटे में काम करेगी और जो बाद के 10 घंटे में काम करेगी, बाद के 10 घंटे इतने अच्छे थोड़ी होंगे, तो आउटपुट कम से बढ़ रहा है। सही है, तो इसका मतलब बेसिकली हो क्या रहा है, प्रोडक्शन डज नॉट मीट डिमांड। प्रोडक्शन डज नॉट मीट डिमांड। इकोनॉमी ओवर हीट कर रही है, इकोनॉमी ओवर हीट कर रही है। सही है। और ये सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं है, ये सस्टेन नहीं कर सकता इतने टाइम तक। सही है। अगर इसको हम इस तरह देखें, ये इनकम की लाइन है, ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की लाइन है, और ये आपका आ गया इक्विलिब्रियम। ये ई है, ये वाई ए। सही है। और लेट्स से मैं कहता हूँ कि इकोनॉमी का पोटेंशियल ये रहा। अब क्लियरली आपको यहाँ पर मसला नजर आ रहा है ना? मसला नजर आ रहा है। कैसे हल करूंगा इस मसले को? कैसे हल करूंगा? कॉन्ट्रैक्शनरी और डिफ्लेशनरी पॉलिसीज लगाऊंगा। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को कम करना पड़ेगा। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को क्या करना पड़ेगा? कम। इन्वेस्टमेंट कम करो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करो, एक्सपोर्ट्स कम करो, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर कम करो। ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर कम करोगे, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर पीछे आ जाएगा। समझ आया? तो ये गैप खत्म हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, इनकम टैक्स को बढ़ा दोगे, कॉर्पोरेशन टैक्स को बढ़ा दोगे, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम कर दोगे, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दोगे, तो जब ये सारी चीजें करोगे तो एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। समझ आया? दूसरे मॉडल में देख लो, इंजेक्शन विड्रॉल, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। सही है, तो क्या करोगे? विड्रॉल की लाइन बनाओ, इंजेक्शन की लाइन बनाओ। ये इक्विलिब्रियम आ गया।
सही है। थोड़ा सा आउट बन गया, 2 मिनट। एक्यूरेट रखनी पड़ती है डायग्राम, वरना मार्क्स कट जाएंगे। यूं बनाओ थोड़ा सा। सही है, तो ये विड्रॉल आ गया। आपने ओरिजिनल इंजेक्शन की लाइन बना दी। ये पॉइंट ए आ गया, ये पॉइंट बी आ गया। इंजेक्शन को कम कर दो। इंजेक्शन को कम करोगे, काम हो गया आपका। सही है, कोई मसला? और इसी तरीके से सबसे लास्ट ये आ गया प्राइस। ये आ गया ये, तो यहाँ पर आपने वापस इस लाइन को एक्सटेंड करा, इस लाइन को भी एक्सटेंड करा। तो ये जो है वो आपका आ गया एक्चुअल, ये जो है वो आपका आ गया पोटेंशियल। आपने जो है वो पहले वही बना दिया इक्विलिब्रियम, तो ए डी और ए एस का इक्विलिब्रियम आ गया। तो दिस इज एग्रीगेट सप्लाई, दिस इज एग्रीगेट डिमांड, दिस इज इक्विलिब्रियम। एडी को कम कर दो। एडी को कम करोगे, ये पूरा गैप खत्म हो जाएगा। समझ आ गया? तो बेसिकली जब हम पॉलिसीज पढ़ेंगे, तो उन पॉलिसीज में यही तो डायग्राम्स है। मतलब ये पॉलिसीज जो है, आउटपुट गैप्स पढ़ाने का कॉन्सेप्ट ही है कि आपको पेपर में बताओ 20 मार्क का सवाल क्या आएगा। 20 मार्क का सवाल ये आएगा कि हाउ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी कैन सॉल्व द इशू ऑफ डिफ्लेशनरी गैप। हाउ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी कैन सॉल्व द इशू ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप। समझ आ रहा है? तो वहां पर पॉलिसी समझाते हैं विद डायग्राम, और फिर पॉलिसीज की इफेक्टिवनेस बताते हैं। अरे चीज। हाँ, 20 मार्क का सवाल होता है।